शिवांश, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी जान बहुत ज़्यादा। आप इस शिवांश सूर्यवंशी की ज़िंदगी हैं। आई लव यू हमारी हुक्म रानिशा। शिवांश की बात सुनकर और उसके मुंह से हमारी हुक्म रानिशा सुनकर गौरी को बहुत अच्छा लगा। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू टू हमारे हुक्म साथ। शिवांश मुस्कुरा दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में एक टक देखने लगे। देखते ही देखते दोनों के चेहरे करीब आने लगे। गौरी की आंखों में देखते हुए शिवांश ने उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और पूरे पैशन के साथ उसे चूमने लगा। गौरी ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसे महसूस करने लगी। शिवांश बहुत ही पेशेंटली उसे चूम रहा था। साथ ही उसके हाथ गौरी के बदन पर चल रहे थे, जिन्हें महसूस कर गौरी सिहर रही थी। पर अब उस पर भी मदहोशी छा रही थी। पति की करीबी उसे भी अच्छी लग रही थी। तन और मन में भावनाएं जागने लगी थी। उसने अपने हाथों को शिवांश की गर्दन में लपेट दिया और एक हाथ उसके बालों में ले जाकर उसके बालों को सहलाने लगी। साथ ही उसने भी शिवांश को चूमना शुरू कर दिया। गौरी का साथ पाकर शिवांश और उत्तेजित हो गया और तेजी से गौरी को चूमने लगा। साथ ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर गौरी का पल्लू उसके तन से अलग कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवांश ने उसके होठों को छोड़ दिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में घुमा लिया। उसने गौरी की स्किन को अपने मुंह में भरा और उसे चूसने लगा। गौरी की पकड़ उसके बालों पर मजबूत हो गई और वो सिसकियां लेने लगी। उसके गले को चूमते हुए शिवांश आगे बढ़ने लगा और उसके सीने तक आ गया। ब्लाउज के ऊपर से वो अपने होठों को उसके सीने पर चलाने लगा। गौरी की सांसें तेज हो गई। वो शिवांश को चेहरे को अपने सीने की ओर दबाने लगी। शिवांश ने एक झटके से उसके ब्लाउज की डोरी को खींच दिया, जिसके खुलने से गौरी का ब्लाउज उसके जिस्म पर ढीला हो गया और उसके क्लीवेज दिखाई देने लगा। शिवांश ने वहां अपने होठ रखे और धीरे धीरे वहां चूमने और काटने लगा। उसके काटने से गौरी की दर्द भरी आह निकल गई। उसकी आह सुनकर शिवांश ने उसके सीने से चेहरा निकाल उसकी तरफ देखा तो वो खूबसूरत सी हसीना आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। शिवांश एकटक अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से उसकी खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा, जो शर्म से लाल पड़ चुका था। वहीं गौरी ने जब कुछ देर तक अपनी पति की कोई मूवमेंट फील नहीं की तो उसने धीरे से आंखें खोल देखा तो नजरें पति की जुनूनी निगाहों से जा मिली। पति की जुनूनी और शिद्दत से भरी निगाहों को देख गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से उसके सीने से लग गई और अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया और तेज तेज सांस लेने लगी। गौरी की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर शिवांश की आंखें बंद हो गई, धड़कनें बढ़ गई और सांसें तेजी से चलने लगी। उसने गौरी की कमर को कसकर पकड़ा और उसे मसलते हुए जुनून और शिद्दत से बोला, आज हम सब कुछ अकेले नहीं करेंगे, आपको हमारा साथ देना होगा। जैसे हम आपको सुकून देते हैं, आपको भी हमें हमारा सुकून देना होगा। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी, यह सोचकर कि वो कैसे अपने पति का साथ दे सकती है। उसने शिवांश को कसकर पकड़ा और उसके गले में चिपकते हुए तेज सांसों के साथ बोली, हमसे नहीं होगा जी, हमें बहुत शर्म आ रही है। आपको जो करना है हमारे साथ आप कर सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे, पर हमसे नहीं होगा। कोशिश तो करिए, कभी ना कभी तो आपको यह भी करना ही होगा। कब तक ऐसे शर्माएंगी? हमारे बीच ज़मीन जैसा कुछ भी नहीं बचा है। हमारी जान, हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से पा लिया है, फिर यह शर्म कैसी? वैसे भी अभी शर्म का नहीं, एक दूसरे पर प्यार और हक जताने का समय है। यह बोल उसने गौरी को खुद से अलग किया और उसके हाथ पकड़ अपने शर्ट बटनों पर रख दिए और उसे बटन खोलने का इशारा किया। उसकी बात मानकर गौरी धीरे धीरे शिवांश की शर्ट के बटन खोलने लगी।
जैसे जैसे वो बटन खोल रही थी, शिवांश का मर्दाना सीना उसे दिखाई दे रहा था, जिसे देख उसकी हालत खराब हो रही थी और वो अपने पति के सीने की तरफ आकर्षित हो रही थी। हिम्मत कर उसने शिवांश की शर्ट के सारे बटन खोल दिए। अब उसके सामने पति का आकर्षक सीना और उसकी एक बैक एब वाली बॉडी थी, जिसे देख गौरी ने सिसकी भरी अपनी पत्नी की ऐसी हरकत देख शिवांश के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने गौरी के सिर को पकड़ अपने सीने के करीब कर दिया। पति के शरीर से आती मर्दाना महक को महसूस कर गौरी मदहोश हो गई और उसके पति के सीने पर अपने होठ रख दिए। शिवांश की आंखें एक सुकून के साथ बंद हो गई और सांसें तेजी से चलने लगी। गौरी धीरे धीरे अपने होठों को अपने पति के सीने पर चलाने लगी और उसके हाथ शिवांश के ऐब पर चलने लगे। शिवांश को बहुत सुकून मिल रहा था, साथ ही वो बीवी की करीबी से और बेचैन और बेसब्र हो रहा था। उसने गौरी के बालों में अपना हाथ फंसाकर उसके चेहरे को अपने करीब किया और उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया। साथ ही उसने उसके ब्लाउज की हुक खोल उसका ब्लाउज उसके जिस्म से अलग कर दिया। यह सब उसने इतनी जल्दी किया कि गौरी समझ ही नहीं पाई। उसे किस करते करते शिवांश ने उसे कमर से पकड़ सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। साथ ही उसके हाथ गौरी की साड़ी की तरफ बढ़ गए। कुछ ही मिनटों में उसने उसकी साड़ी को उसके जिस्म से अलग कर जमीन पर फेंक दिया। इस बीच उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी किस ब्रेक नहीं होने दी। अब जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवांश ने उसके होठ को छोड़ दिया और अपने होठ उसके गले पर रख दिए। धीरे धीरे वो उसे चूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा और उसके सीने तक आ गया। गौरी तेज तेज सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसके ऊपर नीचे होते सीने को देख शिवांश बेकाबू हो गया और उसके सीने को अपने मुंह भर तेजी से चूमने लगा। गौरी के मुंह से हसीन सिसकियां निकलने लगी, जो शिवांश को और बेकाबू करती। कई बार शिवांश ने उसके सीने को चूमते हुए काट भी लिया, जिससे कि गौरी की सिसकियों के साथ उसकी आहें भी निकल रही थी। जी भर उसके सीने पर जुल्म करने के बाद शिवांश नीचे बढ़ने लगा और उसके पेट तक पहुंच गया और वहां भी चूमने और काटने लगा। धीरे धीरे वो और नीचे आने लगा। गौरी के बदन पर अभी भी उसका पेटीकोट मौजूद था, जो हमारे हुकुम शाह को बिल्कुल गवारा नहीं था। उसने जल्दी से उसके पेटीकोट को भी उसके जिस्म से अलग कर दिया और अपने होठों को उसके जिस्म के हर हिस्से पर चलाने लगा। गौरी की सिसकियां निकल रही थी और वो तेज तेज सांसें ले रही थी और पति अपने होठों से और हाथों से उसके शरीर के हर अंग को छू रहा था। लगभग 20 मिनट बाद शिवांश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपनी बीवी की तरफ देखा, जो पसीने से भीग गई थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी। शिवांश उसके चेहरे के पास आया और उसे देखते हुए बोला, मंजिल के बहुत पास पहुंच चुके हैं हम। जान, क्या आप तैयार हैं हमारी इस हसीन मंजिल को पाने के लिए? गौरी को बहुत शर्मा रही थी, पर पति को वो भी पाना चाहती पूरी तरह से। उसने धीरे से आंखें खोली और हाँ में गर्दन हिला दी। पत्नी की मंजूरी मिलते ही शिवांश ने जल्दी से अपनी पैंट उतार दी और अपनी पत्नी के ऊपर आ गया। उसने गौरी के पैरों को अपनी कमर पर लपेट लिया और उसकी आंखों में देखते हुए एक झटके से उसमें समा गया। गौरी की आंखें बंद हो गई और मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई, पर दर्द के साथ साथ एक सुकून भी था, पति को पाने का सुकून। हालांकि दोनों पहले भी एक हो चुके थे, पर फिर भी उसे बहुत सुकून मिल रहा था। शिवांश धीरे धीरे उसे प्यार करने लगा। दोनों अभी भी सोफे पर ही थे, पर सोफा बड़ा होने की वजह से उन्हें कुछ परेशानी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे शिवांश का जोश और जुनून बढ़ने लगा। वो तेजी से अपनी पत्नी को प्यार करने लगा और वो नाजुक सी गुड़िया आंखें बंद किए अपनी पति को महसूस करने लगी। हालांकि उसे दर्द बहुत हो रहा था, पर फिर भी सुकून था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। वो शिवांश के कंधों पर हाथ रख उसे खुद से दूर ढकेलने लगी, पर शिवांश आज अपने सारे होश को
खो चुका था। उसने गौरी के हाथों को पकड़कर ऊपर उसके सिर पर लगा दिया और उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। गौरी अब कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी सिसकियां भी उसके मुंह में ही दब गई थी। लगभग 1 घंटे पूरे जोश के साथ अपनी बीवी को प्यार करने के बाद शिवांश थोड़ा रुका। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसने हिम्मत कर गौरी को कमर से पकड़ा और उसे लेकर पलट गया। अब गौरी उसके ऊपर थी। उसके दोनों पैर शिवांश के इर्द गिर्द थे। उसे बहुत शर्मा रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो शर्माते शर्माते अपने पति का साथ देने लगी। पूरी रात उनका प्यार ऐसे ही चलता रहा। कभी शिवांश गौरी के ऊपर आ जाता तो कभी उसे अपने ऊपर कर लेता। सुबह के लगभग 3 बजे दोनों के प्यार का यह सिलसिला रुका। बेजान सी होकर गौरी उसके ऊपर गिर गई। शिवांश भी तेज तेज सांसें ले रहा था। दोनों पसीने से भीगे हुए थे। गौरी को तो तभी नींद आ गई। वो ऐसे ही पति के ऊपर लेटे ही सो गई। अपनी सांसों को नॉर्मल करने के बाद शिवांश ने गौरी की तरफ देखा, जो उसके ऊपर लेटी सो चुकी थी। थकावट उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख शिवांश को बुरा लगा, पर वो भी क्या करता। उस वक्त जोश ही ऐसा था और तन की इच्छाएं चरम पर थी, इसलिए उसने अपने होश को खो दिए और पत्नी को प्रेम का यह हसीन दर्द दे दिया। धीरे से गौरी को खुद से अलग किया और उसे सोफे पर लिटाकर खुद उठ खड़ा हुआ। उसने पास पड़ी अपनी पैंट उठाकर पहनी और बाथरूम में चला गया। 2 मिनट में वो एक गीला टॉवल लेकर बाहर आया और गौरी के पास आकर उसके बदन को साफ करने लगा। उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद उसने पास पड़ी अपनी शर्ट उठाकर उसे पहना दी और फिर उसे गोद में उठाकर आराम से बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। गौरी को तो कोई होश ही नहीं था। वो इतना ज़्यादा थक गई थी कि 1 मिनट के लिए भी उसकी आंखें नहीं खुली। शिवांश भी उसके पास लेट गया और धीरे से उसको अपनी बाहों में भर उसके माथे को चूम लिया। कुछ देर अपनी प्यारी सी पत्नी को निहारने के बाद उसने भी आंखें बंद कर ली और नींद के आगोश में चला गया। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी महल, माधुरी जी, महिमा और महिमा के पिता भानु प्रताप राजवंशी और भाई अभिमन्यु प्रताप राजवंशी मौजूद थे। वहाँ का माहौल इस समय काफ़ी गंभीर था। तभी माधुरी जी ने अभिमन्यु की तरफ देखा और बोली, आपको जल्दी कुछ करना होगा कुंवर, वरना आपका हुकुम शाह की गद्दी पर बैठने का सपना ही रह जाएगा। आपको जल्दी उन्हें कैसे भी कर यहाँ लाना होगा और उनसे शादी करनी होगी। एक वही है जो शिवांश को गद्दी पर बैठने से रोक सकती है। पर अगर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ तक हमें उनके बारे में पता चला है वो काफ़ी इमोशनल और दिल की अच्छी है। तभी उसकी बात सुनकर भानु प्रताप जी बोले, तो आपको इसी बात का फ़ायदा उठाना है। उनके दिल में सूर्यवंशी खानदान के लिए इतनी नफरत भरनी है कि वो खुद आगे बढ़कर उस शिवांश को गद्दी पर बैठने से रोके। और भूलिए मत, उस शिवांश ने अपनी बहन के साथ क्या किया है। आपको उनसे अपनी बहन के अपमान का बदला लेना होगा। जी बाबा शाह, हम समझ गए। हम उस शिवांश को छोड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से उसने हमारी बहन के साथ यह सब किया है। उस लड़की को भी हम नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर महिमा उसे देखते हुए बोली, आप कुंवर शाह के साथ कुछ नहीं करेंगे भाई शाह। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। तभी उन्हें देख बोली, आपको सिर्फ उस लड़की को कुंवर शाह से दूर करना है और हमारी शादी कैसे भी कर कुंवर शाह से करवानी है। बाकी कुंवर शाह के साथ क्या करना है वो हम देख लेंगे। हम इनकार किया है ना उन्हें उस 2 कौड़ी की मामूली सी लड़की के लिए। अब हम उन्हें बताएंगे कि महिमा प्रताप राजवंशी क्या चीज़ है। उसकी बात में शिवांश और गौरी के लिए बेहिसाब गुस्सा और नफरत झलक रही थी, जो पता नहीं आगे कौन सा तूफान लाने वाली थी। माधुरी जी और भानु प्रताप उसे देख
कुटिलता से मुस्कुरा दिए। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान शिवांश और गौरी एक दूसरे की बाहों में भरे सो रहे थे, इस बात से अनजान कि आने वाला कल उन दोनों के लिए क्या तूफान लाने वाला है। अगली सुबह शिवांश की जब आंख खोली तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर अकेला ही था। शिवांश जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने इधर उधर देखा पर उसे गौरी कहीं दिखाई नहीं दी। वो बेड से उठा और पास रखी अपनी पैंट उठाकर पहन ली। फिर उसने बाथरूम, बालकोनी, सब जगह में देखा पर गौरी कहीं नहीं थी। इसका मतलब वो नीचे जा चुकी थी। शिवांश को उसे देखना था, उससे बात करनी थी, उसे पूछना था कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि शिवांश को पता था रात उसने किस तरह का व्यवहार किया था गौरी के साथ। समय के साथ वो कितना वाइल्ड हो गया था। उसकी नाजुक और मासूम सी बीवी को कितनी तकलीफ भी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसे रोकने की भी कोशिश कर रही थी पर उस समय वो बिल्कुल नहीं रुका था। बस प्यार के नशे में चूर अपनी बीवी को अपने प्यार का दर्द दिए जा रहा था। गौरी की हालत के बारे में सोच शिवांश को बुरा लग रहा था। वो जल्दी से बाथरूम में गया और कुछ ही मिनटों में वो शावर लेकर बाहर आ गया। वो जल्दी से तैयार हुआ और नीचे की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। वो जल्द से जल्द गौरी को देखना चाहता था, उससे बात कर उसे पूछना चाहता था कि वो कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठे अपने बाबा साहब और राजपुरोहित जी पर गई। राजपुरोहित जी को देख शिवांश कंफ्यूज हो गया पर फिर उसे कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। शिवांश चलकर उनके पास आ गया। उसने राजपुरोहित जी और अपने बाबा साहब के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। राजपुरोहित जी ने उसे देखा तो अपनी शांत आवाज में आदर से बोले, राजपुरोहित जी, हुकुम साहब, अब समय आ गया है आप राजगद्दी पर बैठें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। अब तो हुक्मरानी शाह भी मिल चुकी है। अब जनता चाहती है कि आप उसके प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। शिवांश ने हामी गर्दन हिलाई। तभी राजपुरोहित जी फिर बोले, 2 हफ्ते बाद एकादशी के दिन आपका राज अभिषेक होगा और उस दिन राजस्थान की जनता को उनके हुकुम शाह और हुक्मरानी शाह दोनों मिल जाएंगे। प्रदीप जी और शिवांश ने राजपुरोहित जी की बातों में सहमति जताई। फिर वो तीनों बाकी की बातें करने लगे। तभी शिवांश का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और उसके कानों में पायल की मधुर आवाज़ पड़ने लगी। वो समझ गया कि उसकी पत्नी, उसकी गौरी, उसकी मिस्री उनकी तरफ ही आ रही है। शिवांश बेचैन होने लगा अपनी पत्नी को देखने के लिए, बेसब्र होने लगा पर मर्यादा के चलते चुपचाप बिना किसी भाव के बैठा रहा। तभी उसके कानों में गौरी की मीठी और मधुर आवाज़ पड़ी जो उन्हें नाश्ते के लिए बोल रही थी। यह बोल वो वहाँ से चली गई। प्रदीप जी और शिवांश राजपुरोहित जी को लेकर डाइनिंग हॉल की तरफ चले गए। वो तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अंजना जी और गौरी सर्वेंट की मदद से उन तीनों को नाश्ता सर्व करने लगी। आज का सारा नाश्ता गौरी ने बनाया था क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। जैसे ही गौरी ने शिवांश का नाश्ता सर्व किया तो शिवांश ने तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसे देखते ही उसकी धड़कनें बढ़ गई। हाय, कितनी खूबसूरत लग रही थी उसकी पत्नी, मल्टी कलर की राजस्थानी पोशाक में, हाथों में भरी चूड़ियाँ, गले में हार, नाक तक आता घूंघट। हाय, कितनी प्यारी लग रही थी वो। शिवांश ने जल्दी से अपनी नज़रें गौरी पर से हटाई और अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। गौरी को ऐसे देख वो बेचैन हो रहा था, बेसब्र हो रहा था, पर उसने खुद को संभाल लिया और नाश्ता करने लगा। सबने गौरी के नाश्ते की बहुत तारीफ की। प्रदीप जी और अंजना जी ने उसे नेक दिया। शिवांश और गौरी ने एक साथ राजपुरोहित जी का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया। फिर प्रदीप जी सीएम ऑफिस के लिए निकल गए। शिवांश ने भी एक नज़र गौरी की तरफ देखा और फिर अंजना जी की तरफ देखकर बोला, माँ साहब, हम भी ऑफिस जा रहे हैं। शिवांश की बात सुनकर गौरी उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर बेचैनी दिखाई दे रही थी। शिवांश के जाने की बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया, जिसे देख शिवांश को भी अच्छा नहीं लगा। शिवांश ने अंजना जी के पाँव छुए और महल से बाहर चला गया। उसे जाते देख गौरी की आंखें भरने लगी। वो अपनी भरी आंखों से जाते हुए अपने पति को देख रही थी। वो
उसे रोकना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी कि वो ना जाए, उसके पास रहे, पर अपनी सासू माँ की वजह से वह कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप खड़े उदास नज़रों से शिवांश को जाते हुए देखती रही। अंजना जी वहाँ से किचन की तरफ बढ़ गई। यह देख गौरी जल्दी से महल के द्वार की तरफ भागी। गौरी जल्दी से महल के दरवाजे पर पहुँच गई और बेचैनी से बाहर देखने लगी। यहाँ उसके पति गाड़ी में बैठ रहे थे। तभी शिवांश, जो गाड़ी में बैठ रहा था, उसकी नज़र महल के दरवाजे पर खड़ी अपनी पत्नी पर गई, जो आंखों में आंसू और बेचैनी लिए उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू देख शिवांश घबरा गया और जल्दी से उसकी तरफ आने लगा। वो आकर गौरी के सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू देख बेचैनी और तलब से बोला, हमारी जान, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों? उसकी बात सुनकर गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू भरी आंखों से उसे देखती रही। यह देख शिवांश ने इधर उधर देखा और फिर गौरी का हाथ पकड़ उसे एक तरफ ले गया। यहाँ गार्डन था, यहाँ इस समय कोई नहीं था। उसने गौरी को अपने सामने खड़ा किया और उसका चेहरा हाथों में भर बेचैनी से बोला, बताइए ना हमारी जान, क्या हुआ है? क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या हमारे रात के व्यवहार की वजह से आपको तकलीफ हुई है? बताइए हमें। अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। उसकी बात सुनकर गौरी ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं जी, आपकी वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। तो फिर बताइए हमें क्या हुआ है जो आपकी आंखों में यह आंसू हैं? यह बोल उसने प्यार से गौरी के आंसुओं को साफ कर दिया। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी नज़रें झुका ली और धीरे से बोली, आप क्यों जा रहे हैं हमें छोड़कर? हमें आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए, हम नहीं रह सकते आपके बिना। उसकी बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से गौरी के माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, हमारी जान, हम आपको छोड़कर भला कहाँ जाएंगे? आपके बिना रहने का तो अब हम सोच भी नहीं सकते। तो गौरी वैसे ही उसके सीने से लगे हुए ही बोली, तो फिर क्यों जा रहे हैं आप? हमारी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए जाना पड़ रहा है, पर हम जल्दी आ जाएंगे। अच्छा यह बताइए, आपको कुछ चाहिए? हम लेते आएंगे आपके लिए। गौरी ने नामी गर्दन हिलाई और बोली, जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी आ जाइएगा। शिवांश ने शिद्दत से उसके माथे को चूमा और बोला, कोशिश करेंगे, अब आप जाइए और आराम कीजिए। रात में हमें हमारी पत्नी बिल्कुल ठीक चाहिए। उसकी बातों का मतलब समझ गौरी ने गाल लाल हो गए और वो धीरे से नज़रें झुकाए शर्माते हुए बोली, जी आप फिक्र मत कीजिए, आपको आपकी पत्नी रात में बिल्कुल सही सलामत मिलेगी। उसकी बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई और वो गौरी की कमर को मसलते हुए बोला, फिर तो हमें जल्दी आना ही पड़ेगा ताकि हम कल रात की तरह फिर से अपनी मिस्री के साथ उन प्यार भरे हसीन पलों को जी सकें। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाए मुस्कुराती रही। फिर शिवांश वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चला गया और गौरी भी अंदर महल में चली गई। वो सीधे किचन में गई। यहाँ अंजना जी सर्वेंट को दोपहर के खाने में क्या बनेगा उसके बारे में बता रही थी। गौरी भी उनके पास जाकर खड़ी हो गई और उन्हें देखते हुए बोली, मासा हमें भी बताइए, हमें क्या करना है? अंजना जी ने प्यार से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं बिंदनी, सब हो चुका है, हम तो बस दोपहर के खाने में क्या बनेगा मासा आप हमें बता दीजिए, हम बना देंगे दोपहर का खाना। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आप जाकर आराम कीजिए, यह सब काम सर्वेंट देख लेंगे। यह बोल उन्होंने
गौरी का उसके कमरे में भेज दिया और खुद भी सभी नौकरों को सब समझाने के बाद अपने कमरे में चली गई। गौरी अपने कमरे में आई और अपनी किताबें लेकर अपनी पढ़ाई करने लगी। बहुत दिन हो गए थे उसे वो कॉलेज नहीं जा रही थी। अब उसके एग्ज़ाम आने वाले थे, इसलिए उसका पढ़ाई करना ज़रूरी था। पढ़ते पढ़ते उसे टाइम का पता ही नहीं चला कब 2 घंटे बीत गए। फिर उसने नीचे अंजना जी और गरिमा जी के साथ लंच किया और फिर से अपने कमरे में आकर पढ़ाई करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी एम्पायर में शिवांश और मयंक इस वक्त शिवांश के कैबिन में मौजूद थे। दोनों इस समय काफ़ी सीरियस लग रहे थे। मयंक ने शिवांश की तरफ देखा और बोला, वो लोग कुछ तो करने की सोच रहे हैं। अब तक तो उन्हें भी तुम्हारे राजाभिषेक के बारे में पता चल गया होगा, तो ज़रूर वो लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे जिससे वो यह राजाभिषेक रोक सकें। महल की सिक्योरिटी बढ़ा दो, खासकर गौरी की। कोई भी बिना सिक्योरिटी बाहर नहीं जाना चाहिए और गौरी के लिए सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट कर दो जो सबकी नज़रों में आए बिना उन्हें प्रोटेक्ट करे। मैं नहीं चाहता इन सब में उन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत हो। वैसे भी वो अब इस राज की होने वाली हुक्मरानी शाह है, तो उनके दुश्मनों की कमी नहीं है। फिलहाल के लिए उनके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। शिवांश की बात सुनकर मयंक बोला, पर बुआ सा अपने भाभी सा को देख रहा है और तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तो वही है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा तो भाभी सा को उनसे ही बचकर रहने की ज़रूरत है। शिवांश इसलिए बोला है तुम्हें कि तुम उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दो जो सीक्रेटली उन्हें प्रोटेक्ट करे, क्योंकि महल के अंदर तो वो उन्हें कुछ नहीं कर सकती। महल से बाहर हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। थोड़ी बहुत और बातें करने के बाद मयंक वहाँ से चला गया। शिवांश भी अपने काम में बिजी हो गया। शाम को 7 बजे के करीब शिवांश की गाड़ी सूर्यवंशी महल आकर रुकी। गार्ड ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो शिवांश अपनी दमदार पर्सनालिटी और रौब के साथ बाहर आया। उसने गार्ड की तरफ देखा और गाड़ी में रखा सामान उसके रूम में पहुंचाने के लिए कहा और खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। आज मयंक भी उसके साथ ही था। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे तो देखा प्रदीप जी और अंजना जी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। गरिमा जी भी उनके साथ ही थी। कितने दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिस वजह से वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। अब बढ़ती उम्र के साथ तबीयत का कुछ पता थोड़ी चलता है, पर आज वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी, इसलिए वो भी बाहर सबके साथ आकर बैठ गई। शिवांश और मयंक ने आकर उन तीनों के पाँव को छुए और वहीं उनके पास ही बैठ गए। शिवांश वहाँ रखे एक सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। वहीं मयंक गरिमा जी के पास बैठ गया। तभी गरिमा जी ने उसकी तरफ देखा और बोली, आप इतने दिन से कहाँ थे? क्या आपको हमारी याद नहीं आई? उनकी बात सुनकर मयंक ने उनके गाल खींचे और प्यार से बोला, अरे ऐसे कैसे मुझे आपकी याद नहीं आई? क्या मैं अपनी खूबसूरत सी दादी को भूल सकता हूँ क्या? उसकी बात सुनकर दादी सा ने बच्चों जैसा मुंह बनाया और बोली, हाँ पता है। अगर इतना ही याद किया आपने हमें तो आप हमें मिलने क्यों नहीं आए? उनकी बात सुनकर मयंक ने उनकी तरफ देखा और फिर शिवांश की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपके इस खड़ूस पोते की वजह से यह मुझसे इतना काम करवाता है दादी सा कि पूछो मत। शिवांश जो अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, मयंक की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी उसके कानों में पायल की वही मधुर आवाज़ पड़ती है जो आजकल उसके दिल का सुकून बन गई थी। उसने तिरछी नज़रों से आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ से उसकी पत्नी बहुत ही नजाकत से चलते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी, जिसके हाथों में ट्रे थी जिसमें पानी के गिलास थे। गौरी ने पहले मयंक को पानी दिया तो उसने मुस्कुराकर थैंक यू भाभी सा कहा। गौरी बस मुस्कुरा दी। फिर उसने शिवांश के आगे ट्रे कर दी जो
जुनून और शिद्दत से उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस कर गौरी की धड़कनें तेज हो गई। उसे देखते हुए ही शिवांश ने ट्रे से गिलास उठाया और पानी पीने लगा। गौरी वापस किचन में चली गई। शिवांश और मयंक भी फ्रेश होने कमरे में चले गए। फिर सब ने साथ में मिलकर डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। गौरी जैसे ही कमरे में आई, उसने इधर उधर देखा पर उसे शिवांश कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद वो स्टडी रूम में होगा, इसलिए वो बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक पल को गौरी घबरा गई, पर फिर उस एहसास को पहचान कर वो शांत हो गई। शिवांश ने उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट दी और उसे अपने करीब कर उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, कहाँ थी आप? कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गौरी, जी वो किचन में थी। शिवांश, घर में इतने सर्वेंट हैं, फिर आप किचन में क्या कर रही थी? उसकी बात का जवाब देते हुए गौरी बोली, जी बस सब लोगों को उनका काम समझा रहे थे। आज मासा थोड़ा थक गए थे, इसलिए हमने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया था। शिवांश ने उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ घुमाया और उसके बालों को संवारते हुए बोला, अब अगर सब काम हो गए हों तो थोड़ा ध्यान अपने पति पर भी दे लीजिए। कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसे देखते हुए धीरे से बोली, जी हमारा पूरा समय आपका ही तो है। हम बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप पर आपके समय पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है और हम यह हक किसी को नहीं देंगे। जब तक हम महल के बाहर रहते हैं तब तक आप जो चाहें करें, जिनसे बात करनी है करें, हमें कोई आपत्ति नहीं जान। पर जब हम वापस महल आएँ तो आप हमें हमारे कमरे में मिलनी चाहिए, क्योंकि आते ही हम सबसे पहले आपको देखना चाहेंगे। इसलिए कल से जब भी हम महल आएँ आप हमें हमारे रूम में मौजूद मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपको सबके सामने से उठाकर कमरे में ले आएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी और नज़रें झुकाए बोली, जी जैसा आप कहें। शिवांश ने उसका माथा चूम लिया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे की तरफ जाते हुए बोला, वैसे एक बात पूछें आपसे। जी पूछिए। शिवांश उसे लेकर सोफे पर बैठ गया और गौरी को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे देखते हुए बोला, आप हमें हमारे नाम से क्यों नहीं बुलाती? क्या आपको हमारा नाम अच्छा नहीं लगता? गौरी ने उसकी तरफ देखा और बोली, आपके नाम में तो हमारे आराध्य हमारे महादेव का नाम है, तो फिर हमें आपका नाम अच्छा कैसे नहीं लगेगा? तो फिर आप हमारा नाम लेती क्यों नहीं? हमारी मासा कहती है कि कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। उसकी बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा दिया और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, उम्र कम होने का तो पता नहीं हमारी जान, पर आपके मुंह से अपना नाम सुनकर हमें अच्छा ज़रूर लगेगा। पति का नाम लेने से कुछ नहीं होता हमारी जान, जब जिसकी मृत्यु आनी होती है वो आ ही जाती है। अब हमें ही देख लीजिए, हमारे इतने दुश्मन हैं जो हमारी जान के प्यासे हैं। क्या पता कब वो लोग हमें अपना शिकार बना लें और हम यह दुनिया छोड़कर इससे आगे वो कुछ बोलता। उससे पहले ही गौरी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे आगे बोलने से चुप करवा दिया। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा जो भरी आंखों से बेचैनी और तड़प लिए उसे ही देख रही थी। वो आंखों में आंसू लिए शिवांश को देखते हुए बोली, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप जी? आपको कभी कुछ नहीं होना चाहिए। आप हमारे पति हैं, हमारे सुहाग। आपके साथ हमारी ज़िंदगी जुड़ चुकी है। अगर आपको कुछ हुआ तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे जी। आपके बिना अब हमारा कोई वजूद नहीं है। सांसें जुड़ चुकी है हमारी आपके साथ। फिर आप खुद के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह बोल गौरी ने अपना हाथ शिवांश के चेहरे से हटा लिया और उसकी गोद से उठकर जाने लगी। वहीं शिवांश जो उसकी बातें सुनकर जम सा गया था, उसे यूं नाराज़गी से जाते देख शिवांश बेचैन हो गया। उसने जल्दी से गौरी का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। गौरी एक बार और उसकी गोद में आ गिरी। शिवांश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसे देखते हुए जल्दी से बोला, हमें माफ़ कर दीजिए हमारी जान। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, पर प्लीज़
आप हमसे नाराज़ मत होइए। हम आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर गौरी उसे देखते हुए बोली, जी आप नहीं जानते हम हमारे लिए क्या हैं। आप हमारे लिए क्या हैं? एक औरत के लिए उसका पति उसकी आन बान शान होता है। पति से यह घर परिवार और यह संसार होता है। पति के बिना एक औरत की कोई औकात नहीं होती। अगर पति ना हो तो यह दुनिया कभी भी उस औरत को इज्जत की निगाहों से नहीं देखती, हमेशा एक मौके की तरह देखती है कि कब मौका मिले और यह दुनिया उस औरत का फ़ायदा उठा सके। देखिए, आप हमारे लिए सिर्फ हमारे पति ही नहीं, हमारे जीने की वजह है। अगर आपको कुछ हुआ तो हम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। गौरी की बातें सुनकर शिवांश को एहसास हो रहा था कि वो कितना गलत बोल दिया था। सच ही तो कह रही थी गौरी, पति के बिना यह दुनिया कभी भी एक औरत की इज्जत नहीं कर सकती। पिता हो या पति, दोनों का साया अगर सिर पर से उठ जाए ना तो ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा रह जाता है। कहते हैं पिता सूरज की तरह होता है, जिसके ताप में गर्मी तो होती है पर रोशनी भी होती है, और अगर वो सूरज छुप जाए तो यह जाता है बस अंधेरा। ऐसे ही पति भी पत्नी के सिर पर का सूरज होता है, जिसके बिना एक औरत की ज़िंदगी बस अंधेरी रात बन जाती है, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए यह भेड़िया रूपी संसार हमें तैयार रहता है कि कब मौका मिले और वो उस औरत को नोच खाए। शिवांश ने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, माफ़ कर दीजिए जान, हम भूल गए थे कि अब आपकी ज़िंदगी हमसे जुड़ चुकी है। वादा करते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। उसकी बात सुनकर गौरी उसे अलग हुई और उसका हाथ पकड़ अपने सिर पर रखते हुए बोली, वचन दीजिए हमें कि आपको कभी कुछ नहीं होगा। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हर शाम सही सलामत हमारे पास वापस आएंगे। हमारी मांग का सिंदूर हमेशा आबाद रहेगा। वादा कीजिए हमसे। शिवांश ने उसके सिर को प्यार से थपथपाया और सच्ची शिद्दत, लगन और अपनेपन से बोला, वादा करते हैं आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा। आपकी मांग का सिंदूर भी हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा। दिन भर चाहे हम यहाँ मर्जी रहे, पर रात को सही सलामत आपके पास आएंगे। आपकी बाहों में आपके पति का साया कभी भी आपके ऊपर से हटने नहीं देंगे। आज हम हमारे महादेव को याद कर आपको आशीर्वाद देते हैं। गौरी का सदा सुहागन रहेगी। अपने पति की बातें सुनकर और उसका आशीर्वाद पाकर गौरी की आंखें सुकून से बंद हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख शिवांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। आंखें तो उसकी भी नम हो गई थी। उसे तो यह अंदाजा ही नहीं था कि वो किसी के लिए इतना ज़रूरी हो गया है या फिर अपनी पत्नी की पूरी ज़िंदगी बन गया है, वो जो उसके बिना अपना वजूद तक ख़त्म करने की बातें कर रही थी। शिवांश सच में भावुक हो गया था, पर उसने खुद को संभाला और अपनी पत्नी की बाहों में भरे उसे शांत करवाता रहा। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में भरे बैठे रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।